आज का हमारा लेक्चर होने वाला है बायोलॉजी के सबसे बेसिक टॉपिक पे, जो कि है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है सेल? सेल होता है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर लाइफ का मीनिंग है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डेफिनेशन कहता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो, फंगस हो, प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको स्ट्रक्चर देने का सबसे छोटा यूनिट जो है वो होता है सेल। एग्जाम्पल में हम ह्यूमन बॉडी को लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में हम बाहर क्या देखते हैं? स्किन, फिर ब्लड, फिर नीचे फैट्स मिलता है, उसके नीचे मसल्स और उसके नीचे बोन। ये जो भी स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी की, ऐसा तो है नहीं कि ये एक एक सिंगल सी यूनिट से एक कोई चीज स्ट्रेच होके ये स्ट्रक्चर बन गया ह्यूमन बॉडी का, ऐसे तो नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम इन्हीं से ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चर मिला है, कंप्लीटली पूरा स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी का इन्हीं स्ट्रक्चर को जोड़ के मिला है। ठीक है, अब हम सिर्फ अगर स्किन के एक छोटे से पैच को देखें और यहाँ पे हमने अगर ड्रॉ कर दिया, तो हम देखते हैं एक छोटा सा पैच अगर हमने जूम किया है तो हमें ऐसे छोटे छोटे से सर्कल्स दिखते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से जो सर्कल्स है, ये सर्कल्स एक दूसरे से कनेक्शन बना के, ऐसे कनेक्शन बना के इन्होंने क्या किया है, स्किन को होल्ड करके रखा है, स्किन का एक स्ट्रक्चर दे दिया है इन्होंने। वैसे ही अगर आप फैट्स को उठाते हो तो भी क्या करोगे, अगर आप फैट्स को उठा के छोटा सा पैच अगर यहाँ पे निकाल के रख देते हो ह्यूमन बॉडी से, तो आप देखोगे कि आपको ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स मिलेंगे और उन सर्कल्स ने एक दूसरे को होल्ड करके रखा है। होल्ड करते करते उन्होंने एक शेप दिया है जिसके वजह से हम ऐसे फॉर्म खड़े रह पाते हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि आइस का स्ट्रक्चर क्या है, ये ईयर्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो ऐसे ये ह्यूमंस स्ट्रक्चर देने वाला जो सबसे छोटा सा यूनिट वो कौन है? सेल। अगर एक सर्कल को मैं बाहर निकाल के कहूँ ना कि ये चीज क्या है, यही होती है सेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज भी कंफ्यूजन होता है कि सेल क्या होता है। उन्हें लगता है सेल्स हमारे अंदर होता है, हमारे हेयर्स के अंदर सेल होता है, हमारे आईज के अंदर सेल्स होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन बॉडी में ये जो बोन वाला पार्ट है, ठीक है, ये तो हो गया स्किन का या फैट्स का, मैं कहूँ तो ऐसे आपको सर्कल्स दिखेंगे। अब आप कहोगे कि हड्डी की स्ट्रक्चर, ये तो एक सिंगल से ऐसे लेयर जैसे बन गए। अभी अपना जो बोन होता है वो ऐसा दिखता है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक सिंगल सी यूनिट है। ऐसे ही अगर आप इसका भी एक इतना छोटा सा हिस्सा अगर जूम करते हो ना, तो भी आपको यही स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब ये भी जो हड्डी बनी है, ये ऐसी छोटे छोटे सेल से मिलके बनी है। और ये जो एक सर्कल बना है, यही है सेल। तो ये एक सिंगल यूनिट हो गई ना, एक सिंगल यूनिट हो गई। ऐसी बहुत सारी यूनिट जो जुड़ के इस हड्डी को शेप दे दिया। मतलब अगर आप देखोगे तो ऐसी बहुत सारे ऐसे लेयर आपको दिखेंगे, जो कि आप डिटेल में स्ट्रक्चर बाद में बनाओगे। ठीक है, अब डेफिनेशन का ये पार्ट तो समझ गया कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सेल है। डेफिनेशन का दूसरा पार्ट कहता है कि जो सेल होता है वो फंक्शनल यूनिट भी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, फंक्शनल यूनिट भी होता है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कौन से फंक्शंस की बात हो रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अब कोई चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कोई चीज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कैसे कैटेगराइज करते हैं हम? कोई तो कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नहीं शो कर पा रहा होगा वो यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस करता है, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता है। तो कह रहा है कि ये जो भी फंक्शंस है वो कौन शो करता है? सेल शो करता है। अरे जब ह्यूमन की बॉडी या जो एनिमल्स की बॉडी अगर बनी ही सेल से है, तो ये सारा फंक्शंस भी तो सेल ही करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो यही कह रहा है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सारे फंक्शंस की यहाँ पे बात हो रही है, ये सारे स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। ये स्ट्रक्चर सारा देने वाला यूनिट कौन सा है? सेल। और ये सारा फंक्शंस कैरी आउट करने वाला यूनिट भी कौन है? सेल। अब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल।
जैसे कि हमने पढ़ा, ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से जुड़ जुड़ के, मतलब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे को होल्ड करते करते ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी जो होता है वो मल्टीपल सेल से बना होता है, इसीलिए उसे कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी बस एक ही सेल से बनी होती है, जैसे कि बैक्टीरिया। अगर यहाँ से एक सेल निकाल के ऐसे रख दिया जाए, कुछ ऐसे ही दिखता है बैक्टीरिया का बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है। लेकिन जो फंक्शंस की बात हमने की थी, वो ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी पूरा कैरी आउट करता है और ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी पूरा कैरी आउट करता है, ठीक है। अब सेल को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। जो सेल के पास पुराने पैटर्न का न्यूक्लियस है उसको हम बोल देंगे प्रोकैरियोटिक, क्योंकि कैरियोटिक का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। तो जो भी सेल के पास पुराने पैटर्न का न्यूक्लियस होगा उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक, और जिसके पास नए टाइप का, मतलब एडवांस टाइप का न्यूक्लियस का पैटर्न होगा उस सेल को हम कह देंगे यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है ना, कि ये एक सिंपल सी बॉडी होती है, सिर्फ इसके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ राइबोसोम्स होते हैं, बस इतना ही स्ट्रक्चर होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है ना, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये सिक्योर हो जाता है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है इसे हम बोल देते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल है। और उसके पास बहुत सारे और भी ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। जैसे इसके पास एक स्ट्रक्चर हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एक हो गया गोल्जी अपैरेटस, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर खुद के कंपार्टमेंट्स है इसके अंदर काम करने के लिए, कि जो प्रोटीन है वो यहाँ पे बैठा राइबोसोम बना देगा, एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, गोल्जी अपैरेटस प्रोटीन को मॉडिफाई कर देगा, और ये सारा काम है। इसमें क्या होता है, सारा काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना ऐसे अंदर एक शेप होती है, वो सारा काम जो इनमें कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हुआ स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, इसमें क्या करता है, ये सारा स्ट्रक्चर ऐसे एक मीसोसोम करके स्ट्रक्चर होता है और सारा फंक्शन से हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं। जैसे एनर्जी बनानी हो तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन को फॉर्म करना हो तो ये राइबोसोम के पास मॉडिफाई होने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब अगर सेल है, मैंने कहा कि अगर कोई चीज ऐसी यूनिसेल्यूलर है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, बहुत ही सिंपल फॉर्म हो, एडवांस न्यूक्लियस भी ना हो, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, जेनेटिक मटेरियल तो है, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स तो है, तो इसका मतलब है कि ये अब इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। जैसे कि ये बैक्टीरिया सिंगल सेल है लेकिन वो सारा फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता था। लेकिन जो वायरस होता है वो नॉन सेल्यूलर होता है। क्यों नॉन सेल्यूलर कहते हैं इसे हम? क्योंकि इसके पास क्या होता है ना, बस ऐसा एक जेनेटिक मटेरियल होता है और ऐसा एक प्रोटीन होता है। इसके पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। एक तो पुराने टाइप का सेल, ठीक है, एक तो पुराने टाइप का सेल, ऊपर से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ना हो तो काम कैसे करेगा? हमने यहाँ पे कहा कि सारा काम करने के लिए ये जो न्यू टाइप का सेल है इसके पास कंपार्टमेंट्स है, ठीक है, इसके पास अपने अपने लोग हैं काम करने के लिए। और जो प्रोकैरियोटिक है उसके पास कम से कम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है सारा काम करने के लिए, लेकिन जो वायरस है उसके पास तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो अपना काम कर ही नहीं सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में जाके या किसी और ऑर्गेनिज्म में जाके उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से अपना काम पूरा करता है ये, ठीक है। हम देखेंगे सेल की हिस्ट्री के बारे में। रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल को देखा था वो है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, ये सब साइंटिस्ट थे तो ये सब अपने इन्वेंशंस को और फाइन करते जाते थे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक था, तो इन्होंने अपना वर्जन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन्होंने खुद का कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और उसके नीचे क्या किया, इनके बॉटल की ढक्कन थी, बॉटल की ढक्कन को थोड़ा सा थिन स्लाइस लेके इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करने की कोशिश की, देखने की कोशिश की कि उसमें क्या है। उन्होंने देखा कि बहुत छोटे छोटे से ना रूम्स जैसे स्ट्रक्चर थे, छोटे छोटे से रूम्स के स्ट्रक्चर थे। इन्हें क्रिश्चियन मॉन्क्स की याद आई कि उनके रूम्स ऐसे छोटे छोटे से होते हैं, तो इन्होंने उसको नाम दे दिया सेल। पर इन्होंने जो सेल देखा था वो कॉर्क सेल्स था। कॉर्क सेल्स मतलब जो प्लांट्स होता है, जो प्लांट का ये ट्रंक वाला पार्ट होता है,
इसके बाहर के लेयर से वो जो ढक्कन बनती है वो देखा था। और वो जो कॉर्क सेल्स होते हैं ना, वो सिर्फ सेल वॉल होता है असल में, उनके अंदर के बाकी ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डिमिनिश हो चुके होते हैं, मतलब गायब हो चुके होते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था, क्योंकि इन्होंने कॉर्क सेल देखा था और कॉर्क सेल्स डेड सेल्स होते हैं। इन्होंने क्या देखा था? सेल वॉल देखी थी तब, और इन्होंने नाम दे दिया सेल। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने लिविंग सेल देखा था। लिविंग सेल कैसे देखा था कि पॉन्ड वाटर निकाला इन्होंने, उसके अंदर क्या क्या है वो स्टडी करने गए। उन्होंने देखा कि बहुत छोटे छोटे से कोई मूविंग एनिमल जैसे चीजें हैं। इन्होंने स्पर्म सेल्स देखे, इन्होंने अपने डेंटल प्लग्स, डेंटल दांत के अंदर जो येलो कलर का फॉर्म हो जाता है वो प्लग्स इन्होंने निकाले, और इन्होंने देखा कि कुछ तो मूव कर रहा है माइक्रोस्कोप में स्टडी करते टाइम। इन्होंने टर्म दे दिया एनिमल्क्यूल्स। एनिमल्क्यूल्स मतलब स्मॉल एनिमल्स। बाद में पता चला कि असल में ये एनिमल्स नहीं, ये सारे बैक्टीरियाज है। ठीक है, और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल थियोरी देख लेते हैं। सेल थियोरी किसने दी थी? श्लीडेन और श्वान ने। श्लीडेन जो है वो बॉटनिस्ट थे, मतलब प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। श्वान जो थे वो एनिमल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, वो एक जूलॉजिस्ट थे। कैसे याद रखोगे? यहाँ पे ए है, ए से एनिमल, जूलॉजिस्ट है। जो श्लीडेन थे, इन्होंने कहा, इन्होंने स्टडी किया कि जो प्लांट की बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। तो इन्होंने रिफर करते हुए पढ़ा कि एनिमल्स की भी जो बॉडी होती है वो भी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। पर इन्होंने देखा कि जो एनिमल सेल होती है, जैसे ये एनिमल सेल होती है, इन्होंने देखा कि इसके ऊपर एक लेयर है। इस लेयर को क्या कहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इन्होंने देखा, रिफर करते हुए स्टडी किया जब प्लांट्स को, तो इन्होंने देखा कि जो प्लांट की सेल होती है, प्लांट की सेल होती है, उसके ऊपर ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है, पर एक और लेयर होती है जो कि सेल वॉल होती है, और वो यूनिक फीचर होती है प्लांट्स की, वो एनिमल सेल्स में नहीं होता है। पर इन दोनों ने सेल थ्योरी तो दी, पर इन्होंने बता नहीं पाए कि कैसे न्यू सेल फॉर्म हो रहा है, एक सेल से दूसरा फॉर्म, मतलब न्यू सेल्स कैसे फॉर्म हो रहा है, ये दोनों ने नहीं बता पाए थे। किसने बताया था ये? रुडोल्फ वर्चाव ने। इन्होंने कहा ऑमनीसेलुला एसेलुला, मतलब जो भी न्यू सेल्स आ रहे हैं, ये सब पहले जो सेल्स बन चुके हैं उन्हीं से ये न्यू सेल्स बन रहे हैं। मतलब अगर कोई सेल है, अगर ये सेल है, ये सेल डिवाइड करके दो और ऐसे सेल्स बना लेते हैं, दो ऐसे सेल्स और बना लेते हैं। ये किसने कहा? रुडोल्फ वर्चाव ने। इन्होंने कहा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, मतलब कि ये जो सेल है, पहले तो सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, और अगर हमें हमारी बॉडी में एंजाइम्स दिख रहे हैं या फैट्स दिख रही है, तो ये सब भी किसने फॉर्म किया है? हमारे सेल्स ने ही फॉर्म किया है। तो इन्होंने कहा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल से तो ये बने हुए हैं, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कौन बना रहा है? सेल ही बना रही है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि जो भी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनिज्म की दिखती है वो मतलब एक टोटल आउटकम है, एक आउटकम है किसका? एक्टिविटीज और इंटरैक्शन इन्हीं सेल्स की, सेल्स और उनके इन प्रोडक्ट्स में जो भी इंटरैक्शंस होता है उसी के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्टिविटीज होती है। जैसे अगर हम सोच पा रहे हैं एंड वॉक कर पा रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन का काम कौन करवा रहा है? सेल करवा रहा है। सेल की साइज और शेप्स को थोड़ा देख लेते हैं। जो स्मॉलेस्ट सेल डिस्कवर्ड है वो है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वो एक बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा एक्चुअली ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज है। माइकोप्लाज्मा के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं। सो स्मॉलेस्ट सेल्स किसके होते हैं? इन्हीं ग्रुप के बैक्टीरियाज के। लार्जेस्ट सेल किसका है? ऑस्ट्रिच के एग का। ऑस्ट्रिच के एग का मतलब बड़े से एग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ऑस्ट्रिच का एग का जो ओवम होता है, मतलब जो ऑस्ट्रिच होती है उसका ओवम जो होता है वो सेल लार्जेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल स्पर्म, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल ओवम, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन्स। हाईली रीजेनरेटिव ह्यूमन सेल लिवर होता है, और बिल्कुल जो रीजेनरेट नहीं कर पाता है वो क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। मतलब कि अगर जैसे हमने अभी पढ़ा था कि रुडोल्फ वर्चाव ने कहा कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। अगर लिवर जो है, लिवर का कुछ हिस्सा ऐसे थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं, लिवर का हिस्सा
अगर है, इतना हिस्सा अगर डैमेज हो गया है ना, लिवर क्या करेगा, अपने यहाँ पे आसपास जो पुरानी सेल्स हैं उनसे ही न्यू सेल्स फॉर्म कर देगा। ये हाईली रीजेनरेट करता है। मतलब कि अगर आज के डेट में, टुडेज डेट मतलब आज के डेट में लिवर खराब हुआ है और आज के डेट में स्किन भी डैमेज हुई है, स्किन रप्चर हुई है, लिवर रप्चर हुआ है, सबसे पहले लिवर फॉर्म हो जाएगा, स्किन थोड़ा टाइम लेगी रीजेनरेट होने में। और बिल्कुल जो रीजेनरेट नहीं हो सकता है वो होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन के सेल्स। न्यूरॉन्स एक बार अगर ये सेल्स खराब हुए तो वो कभी फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, सेल के साइज देख लेते हैं। वायरस जो है उसका साइज होता है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। वायरस तो सेल नहीं होता है, लेकिन हम उसे उसका साइज जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि जो जनरली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज देखिए 10 से 20 माइक्रोमीटर है, इसका 0.02 से 0.2। ये ऑलमोस्ट माइकोप्लाज्मा के साइज, माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है 0.3। पीपीएलओ एक टाइप का ही माइकोप्लाज्मा है। पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा अलग नहीं है, माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, उसी ग्रुप में पीपीएलओ भी आता है। तो माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर और वायरस का साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। और प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या है 10 से 20 माइक्रोमीटर। वायरस इसलिए हम सेल के साइज के साथ पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे सेल्स में इन्वेड कर सकता है। ओके, ठीक है। एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर। और ये सेल के शेप है, जो कि हम स्ट्रक्चरल जब एनिमल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।